हम हमेशा कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज अगर कुछ है या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए फॉर टाइम बीइंग, तो वो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। एंड संविधान जो है ये सर्वोच्च लॉ कहलाता है, यानी कि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड एट द सेम टाइम इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बट आखिरी संविधान होता क्या है सर? संविधान बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संविधान जो बना था, हम बात कर रहे हैं 1950 की, जब ये 1950 में हमारे यहां लागू किया गया 26 जनवरी को, तो क्या वैसा ही है आज जैसा उस समय था, या इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं? अगर वो परिवर्तन किए गए हैं तो आखिर परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को हम ये कहते हैं कि इट इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि इसको बदलना बहुत डिफिकल्ट है। इसको बदला भी जा सकता है एंड एट द सेम टाइम इसको बदलना उतना आसान भी नहीं है, यानी द प्रोसेस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। एंड ये जो प्रोसेस है वो आपको कहां पर दिया गया है? तो सर द प्रोसेस इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 368। 368 एज पर आर्टिकल नंबर 368 दो प्रक्रिया बताई गई है जिससे कि आप अपने संविधान को बदल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहली प्रक्रिया वो है जहां पर आप पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी की मदद से संविधान को बदल सकते हैं, और दूसरी प्रक्रिया वो है जो कि बताता है कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से तो आप बदल ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए होगा रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। हिंदुस्तान के हाफ ऑफ द स्टेट्स का आपको रैटिफिकेशन चाहिए सर। अगर आप ये चीजें कर देते हैं देन ही आप संविधान को बदल सकते हैं। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से बदला जा सकता है। हाउएवर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको स्टेट्स की अनुमति भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, यानी ऐसा कोई भी प्रावधान जिससे स्टेट और सेंटर के बीच के रिश्ते में परिवर्तन आ सकता है, उस चीज के लिए आपको स्टेट्स की आज्ञा चाहिए ही पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे संविधान को बदला जा चुका है? जी हां, हमारे संविधान को बहुत बारी बदला गया। इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स? सो टिल डेट 105 टाइम्स हमारे संविधान को बदला जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरे 105 के 105 याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। बट हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, हमारे बीइंग एज अ सिटीजन के लिए आपको सर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो पता होने चाहिए। कौन से हैं वो अमेंडमेंट्स, यहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन, एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहां पर आपको मदद मिलेगी लॉ को आसान भाषा में समझने की, एंड एट द सेम टाइम आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ये जरूर मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड इसमें बहुत सारी चीजें हुई, बट जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है सर, पहला कि इसने हमारे यहां लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। एट द सेम टाइम ये वो है जिसके तहत 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। 9th शेड्यूल, आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स थे? सर जब संविधान बना था उस समय 8 शेड्यूल थे, बट आज के समय में कितने शेड्यूल हैं? सर 12। यानी जो नंबर बढ़ा है 4, ये शेड्यूल्स बार बार अलग अलग जगह ऐड हुए हैं। कैसे हुए हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी जैसा कि आपने देखा 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया कब? थ्रू योर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको आप जुडिशियल रिव्यू से अलग रख सकते हो, जिनको आप जुडिशियल रिव्यू से अलग रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे आएंगे तो सर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट है जिसमें बताया गया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो बनाया जा सकता है। सिमिलरली 2 और मोर स्टेट्स के लिए
एक अकेला गवर्नर चूज किया जा सकता है, एक अकेला गवर्नर चूज किया जा सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सर, नाइन्थ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के अंतर्गत बेरुबरी यूनियन नाम का एक इलाका था वेस्ट बंगाल में, जिसको हमने किसको दिया सर? ये हमने दिया बांग्लादेश को। ठीक है, एंड यहां पर यह भी बोला गया कि हम बीइंग अ सॉवरेन कंट्री, दैट इंडिया बीइंग अ सॉवरेन कंट्री कैन अक्वायर एनी टेरिटरी, हाउएवर इफ इन केस वी वांट टू सिसीड आवर टेरिटरी, अगर हम अपनी टेरिटरी किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संवैधानिक अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, और यह बताया गया है आपके 9th अमेंडमेंट में। उसके बाद आता है सर 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली ये उस समय की बात है जब हमारे जुडिशरी और हमारे जो पार्लियामेंट है इसके बीच थोड़े से डिस्प्यूट्स चल रहे थे। तो रीजन क्या है दिखा देते हैं। दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन द आफ्टरमैथ ऑफ गोलाकनाथ केस, इन विच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट की पावर का उपयोग करके हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हमसे नहीं छीन सकता। तो पार्लियामेंट को लगा कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारे राइट को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने उठा के संविधान को ही बदल दिया और ये कहा अंडर आर्टिकल नंबर 13, जब भी हम पार्लियामेंट को ये पावर दिया कि वो अमेंड कर सकता है एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल नंबर 13, यानी 368 के पावर को एकदम ज्यादा एक्सपैंड कर दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स को हमें अमेंड करने से नहीं रोक सकते, रादर हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं हमारे संविधान का। जी, उसके बाद आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट। यहां पे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको कर्टेल किया गया था, एंड एट द सेम टाइम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इफेक्ट देने के लिए यह कहा गया कि इनको फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया जा सकता है। प्रोविजंस को डीपीएसपी के आप अंडर आर्टिकल 39B और C कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड कि भाई वो वायलेट कर रहे हैं हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब बढ़ते आगे। सर, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट दैट इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। When we come to the 42nd Constitutional Amendment Act of the year 1976, ये उस समय का है जिस समय हमारे देश में चल रही थी लड़ाई। किस चीज को लेकर? इमरजेंसी। हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। एंड उस समय हमारे संविधान में इतने ज्यादा परिवर्तन हुए कि वो खुद में एक संविधान नजर आता था। इसलिए ये कहा जाता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये खुद में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये खुद में क्या है सर? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। एंड इसके अंतर्गत बहुत चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल, प्रीएम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। सिमिलरली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4A, वो पूरा का पूरा पार्ट सर इसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आज आपको अपने संविधान में दिख रही हैं तो वो इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से आई। नेक्स्ट सर, कैबिनेट की एडवाइस बाइंडिंग बना दी गई प्रेसिडेंट को, एंड लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था टिल 2001। हाउएवर दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सर, बहुत से परिवर्तन हुए थे जो इमरजेंसी के बाद हमको लगा गलतियां हुई हैं, उनको सुधारना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक क्या होता था अभी तक क्या होता था कि आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते थे 3 अलग अलग ग्राउंड्स पे। कौन से ग्राउंड्स दिए गए थे नेशनल इमरजेंसी के लिए? पहला ग्राउंड दिया गया था वॉर, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है ना, ये जो आज आप देखते हो, ये ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी, दिस इज 42nd, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अदरवाइज ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया था। ओरिजिनल में क्या वर्ड दिया था सर? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो है वो दिया था।
एंड इस वर्ड को हमने चेंज किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या ऐड किया सर, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। एट द सेम टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार था एज अ फंडामेंटल राइट, उसको हमने यहां से हटाया और हम कहां ले गए सर, आर्टिकल नंबर 300A में, आर्टिकल 300A में, एंड इट वाज मेड आर लीगल राइट, लीगल राइट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल चेंज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगेन टू इट्स ओरिजिनल, दैट इज 5 years, जो कि पहले बढ़ा दिया गया था, उसको वापस हमने 5 साल जो है वो कर दिया। एट द सेम टाइम इमरजेंसी के दौरान आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। ये वो चीजें हैं जिनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट द 46th अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st में क्या हुआ था, वोटिंग एज जो है वो 21 से घटा के 18 years कर दी गई। देन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, और इसके साथ साथ क्या किया गया सर, दिल्ली को अधिकार दिया गया खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का। दिल्ली को अधिकार दिया गया कि वो खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकता है। नेक्स्ट 73rd एंड 74th मैंने बता रखा है सर, 73rd VVIMP, वाई, बिकॉज इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या ऐड किया सर, इससे हमने विलेज पंचायत का एक नया चैप्टर ऐड किया, एंड एट द सेम टाइम विलेज पंचायत के लिए 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, एंड उसी के साथ साथ 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। नेक्स्ट 74th अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सभी के लिए हम ये प्रावधान लेकर आए, और इसी के साथ साथ 12th शेड्यूल जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया। यहां पर अगर आप देखें तो दो चीजें हम यहां पे मिस आउट कर गए हैं, एक है 10th शेड्यूल, या रादर सिर्फ 10th शेड्यूल, 11 तो बता दिया। 10th शेड्यूल जो है ये सर हमारे यहां 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया था। 52nd कौन से ईयर में आया था ये, 1985, 1985। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके अंदर क्या दिया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने बता रखा है, इसमें क्या हुआ, 21A ऐड किया गया जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। 45 आर्टिकल जो था, इस आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई, एंड 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें 11th ड्यूटी जो थी वो ऐड करी गई। ये तीनों चीजें हुई कब सर, थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2002। उसके बाद सर 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो ST SC और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन मिलता है हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको बढ़ाया गया था फॉर अनदर 10 years। सिमिलरली 101 की अगर बात की जाए, 101 GST, 101 GST याद रखिएगा। नेक्स्ट 102 द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया। 103 से आप ई बना लीजिएगा, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको यहां पे 10% रिजर्वेशन देने की बात करी गई। 104 द रिजर्वेशन जो है सीट्स का, किस चीज का रिजर्वेशन जो है सीट्स का, ST SC के लिए उसको बढ़ा दिया गया। हाउएवर जो रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस को दिया जाता था, यानी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियंस को, इन लोकसभा कितने सर 2, ये प्रोविजन को अब हटा दिया गया, अब एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। 105 सर यहां पे गवर्नमेंट का पावर जो था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की ये लिस्ट बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का पावर था, वो पहले उनसे छीन लिया गया था और प्रेसिडेंट को दिया गया था। हाउएवर
अब वो वापस ये पावर वापस से जो है उनको हम दे चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे हो चुके हैं एज ऑफ नाउ। उन बच्चों के लिए जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी एट अड्डा 24/7 हैव कम अप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज सिर्फ आपके लिए, जो कि क्यूरेट किए गए हैं इस तरह से कि आपको आपका सपना जो है वो पूरा करवाया जा सके एक अच्छे लॉ कॉलेज में एंट्रेंस दिला के। तो उन सभी के लिए ये कोर्सेज हैं, आप जाके अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे और ज्यादा इनको रेफर कर सकते हैं। Y692 कोड का आप उपयोग करिए, आई रिपीट Y692 कोड का आप उपयोग करिए। जैसे ही आप Y692 कोड का उपयोग करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जिस कोर्स की प्राइस 48,000 रुपए है, ये आपको हार्डली 11,000 रुपए मिल जाएगा, यानी आपको 80% तक का ऑफ मिलेगा। जितना भी मैक्सिमम हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो आपको इस कोड से देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे साथ पेड बैचेस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आई वुड से जल्दी से कराइए और उस पूरे के पूरे एक ग्रुप के साथ जुड़िए जो कि डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।